नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 15 को। यह आपकी 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियोडिक टेस्ट की तरह होती है और इनको देने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने लर्निंग जो लेवल है उसको चेक कर पाओ। अपने लर्निंग लेवल को आप ठीक से वेरीफाई कर पाओ कि आपने कितना समझा है, कितना पढ़ा है, कितना जाना है, क्या कुछ है जो अच्छे से क्लियर हो गया है, क्या कुछ है जहाँ पर अभी भी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं। तो वो वेरीफाई कब होगा? जब आप इसको खुद करोगे। तो आपको इन असेसमेंट वर्कशीट को खुद करना होता है, सेल्फ करना होता है। सेल्फ कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। अगर सेल्फ नहीं कर सकते, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, तो भी आपको एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन, अपने आंसर को इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो या फिर मिलान कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है इसमें हमें कुछ गद्य खंड के प्रश्न मिलेंगे, कुछ हमारे पद्यांश यानी कि काव्य खंड के प्रश्न मिलेंगे पद्य खंड के, कुछ हमारे रचनात्मक लेखन के जो खंड है वहाँ से प्रश्न लिए गए। यहाँ पे प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो आपके 2 मार्क का रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 है वो आपके 5 मार्क का रहेंगे जो कि आपके रचनात्मक लेखन से लिए गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एक गद्यांश दिया गया। ये गद्यांश दिया गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में से। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है वो इसी गद्यांश पर आधारित रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं इस गद्यांश को। यहाँ पे जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वहाँ से जो गद्यांश दिया गया ये गद्यांश संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है। अब ये संस्मरण क्या होता है? संस्मरण साहित्य की एक विधा होती है, महत्वपूर्ण विधा होती है और संस्मरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों के झरोकों से कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि यादाश्त के आधार पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो संस्मरण होता है। जैसे आप अगर अपनी पिछली कक्षा के आधार पर जो कुछ भी आपके अनुभव थे वो अगर आप आज लिखते हो तो वो संस्मरण कहलाएगा। 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में आपका क्या अनुभव रहा वो अगर आप अब लिखने का प्रयास करोगे तो उसे हम संस्मरण कहेंगे। तो संस्मरण विधा के माध्यम से लेखक अपनी यादों के झरोकों से जो उनके अनुभव होते हैं, जो उनकी स्मृतियाँ होती है, उनको शब्दों में पिरोते हैं यानी कि उनको अभिव्यक्त करते हैं। संस्मरण रचना के क्रम में लेखक अपने खट्टे मीठे अनुभवों को व्यक्तिगत स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं जिनसे वे प्रभावित होते हैं। यानी कि लेखक क्या करते हैं कि अपने जीवन के जो भी अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ खराब भी अनुभव होते हैं, तो उन अनुभवों के बारे में उन्होंने क्या महसूस किया उन अनुभवों को वो लिखते हैं। और ज़्यादातर कौन से अनुभव लिखे जाते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो। जैसे कि अगर आप अब लिखने का प्रयास करोगे तो किन को लिखोगे? सबसे पहले हमारे जो माइंड में आते हैं, कौन से अनुभव आते हैं? जो अच्छे अनुभव होते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमने संघर्ष किया, कठिनाई सामने आई, तो वो भी हमारे हमेशा याद रहते हैं। तो हम उन अनुभवों को भी कई बार दूसरों के साथ शेयर करते हैं और ये जो लेखक होते हैं वो लिख करके शेयर करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा संस्मरण। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वो भी संस्मरण है और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके सहज सरल स्वभाव और भारत तथा हिंदी भाषा के प्रति उनके लगाव और उनके यादगार जो योगदान है उसको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। यानी कि पूरा जो पाठ है वो फादर कामिल बुल्के और उनके व्यक्तित्व को समर्पित किया गया। यहाँ पर उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं को हमारे साथ इस पाठ में साझा किया गया। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनापन, ममता हमेशा भरी हुई थी और वो लोभ, क्रोध और कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे, दूर कर देते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमें कुल जो प्रश्न दिए गए, जैसे हमने पहले बात की कि कुल इस वर्कशीट में 7 प्रश्न रहेंगे। पहले जो 4 प्रश्न हैं वो गद्यांश पर ही आधारित है, इसी पाठ से लिए गए।
उसके बाद 5वां जो प्रश्न है ये हमारा काव्य खंड है, उससे लिया गया। और छठा प्रश्न है कि हमें गणतंत्र दिवस का महत्व, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आप सभी को पता है कि ये निबंध का एक लघु रूप होता है और हमें 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होता है। उसके बाद 7वां जो प्रश्न है ये हमारा पत्र लेखन का रहेगा और हमें एक जो अनौपचारिक पत्र लेखन करना है। औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं, जैसे आपने स्कूल प्रिंसिपल को लिखा, अधिकारी को लिखा, तो वो औपचारिक पत्र होंगे। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं। तो वो कौन से पत्र होते हैं? वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं, यह हमें बताना है। तो संस्मरण साहित्य की एक विधा होती है और संस्मरण के माध्यम से लेखक अपनी यादों को शब्दों में पिरोते हैं या अपनी यादों को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया कि संस्मरण रचना के क्रम में लेखक किस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं, यह हमें बताना है। तो संस्मरण रचना के क्रम में लेखक अपने खट्टे मीठे अनुभवों को व्यक्तिगत स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं, जिनसे वे प्रभावित होते हैं, उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया गया कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है, ये पाठ किसकी रचना है, ये हमें बताना है, यानी कि इस पाठ के लेखक का नाम बताना हमें। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है ये। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, यह हमें बताना है। ओके, यहाँ पे मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ का शीर्षक भी है, तो ये पाठ का शीर्षक है फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के लिया गया, तो उनको ही ये उपाधि दी गई। तो ऐसा क्यों कहा गया, ये हमें बताना है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि वे नेक दिल वाले वो व्यक्ति थे जिनकी रगों में हमेशा दूसरों के लिए प्यार, ममता और अपनेपन का भाव भरा रहता था। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न रहेगा। 5वां प्रश्न दिया गया, अट नहीं रही है। इस कविता के आधार पर फागुन माह की सुंदरता का हमें वर्णन करना है। ओके, तो फागुन में प्रकृति की जो शोभा होती है वो अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते होते हैं, फल फूलों से पूरे आसपास का माहौल है वो अलग ही दिखाई देता है, यानी कि पेड़ है वो नए पत्तों से, फलों से, फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, महक आती है चारों तरफ से। आकाश उस वक्त साफ और स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास का भाव होता है, यानी चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा है वो आ रही होती है, मिल रही होती है। तो ऐसा माहौल होता है फागुन के महीने में। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है हमें एक अनुच्छेद लेखन करना है। अनुच्छेद लिखना है, किस विषय पे लिखना है? गणतंत्र दिवस के महत्व के ऊपर हमें एक अनुच्छेद लेखन करना है। अनुच्छेद जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये निबंध का लघु रूप होता है। इसमें हमें 80 से 100 शब्दों में अपनी बात को रखना होता है, क्योंकि हम कम से कम शब्दों में बात रख रहे हैं, तो इसलिए हम किसी भी बात को दोहराते नहीं हैं। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं लिखते कि जो उस वक्त उस बात को स्पष्ट करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, यानी कि अनावश्यक कोई वाक्य नहीं होना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें भूमिका या उपसंहार जैसा हम निष्कर्ष वगैरह निकालते हैं तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए लिखते हैं हम गणतंत्र दिवस पर एक अनुच्छेद। गणतंत्र दिवस, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गणतंत्र क्या होता है। हमारा देश क्या है? रिपब्लिक है, गणतंत्र है। ओके, गणतंत्र उस देश को बोलते हैं जिस देश का मुखिया चुना जाता है। तो भारत एक गणतंत्र देश है, रिपब्लिक कंट्री है। अगर हम इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात करें तो वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर महारानी होती है और वो चुनी नहीं जाती। तो गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का मुखिया चुना जाता है। तो हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र बना था, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था और इसी दिन ये डिसाइड हुआ था कि देश का मुखिया चुना जाएगा। तो इसलिए हम 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसको हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पर। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं अनुच्छेद को। गणतंत्र दिवस कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब हमारे देश भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। क्योंकि भले ही भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र तब हुआ जब 26 जनवरी 1950 के दिन भारत सरकार अधिनियम को हटा करके भारत के नवनिर्मित संविधान को हमने लागू किया था। इसलिए
इस दिन से हम 26 जनवरी को, जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यह भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, यानी कि 3 पर्व है जिनको हम राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा देते हैं। तो इनमें से एक तो हमारा गणतंत्र दिवस हो गया, दूसरा होता है हमारी गांधी जयंती और तीसरा होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। हर वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाता है। राष्ट्रपति हैं वो झंडे को फहराते हैं, तिरंगे झंडे को फहराते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही यह वह दिन भी है जब भारत अपनी सामरिक शक्ति का, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो कि किसी को आतंकित करने के लिए नहीं, बल्कि अपितु इस बात का संदेश देने के लिए होता है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। 26 जनवरी का ये जो दिन होता है बेहद खास होता है, ऐतिहासिक दिन होता है और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पर्व होता है। इसलिए हमें पूरे जोश के साथ, देश के सम्मान के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद लेखन, क्योंकि हमें जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, 7वां हमारा प्रश्न है, यहाँ पर हमें एक पत्र लेखन करना है कि शीतलहर से बचाव के उपायों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ओके, यानी कि ये अनौपचारिक पत्र रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता, एड्रेस लिखेंगे, 28 ब्लॉक B1 यमुना विहार दिल्ली, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन हमें खाली छोड़नी होती है, यहाँ दिनांक आ जाएगी 27 जनवरी 2022। एक लाइन है, फिर से हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे संबोधन होगा प्रिय मित्र संजय, और ये हमारा मुख्य भाग हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। मुझे खेद है कि गत कुछ महीनों से मैं आपको खत नहीं लिख पाया। आप मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र हैं। मैं आपको सदैव स्मरण करता हूँ। इस समय देश में शीतलहर चल रही है, पूरा देश है वो शीतलहर की चपेट में है। इस शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है कि हम घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों के सेवन से बचने का प्रयास करना, गर्म पदार्थों और गर्म जल का अधिक से अधिक सेवन करना, अत्यंत आवश्यकता होने पर ही घर से निकलना और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत होकर के अपने और अपने परिवार की सेहत के प्रति और अधिक सचेत हो जाएंगे। धन्यवाद। आपका परम मित्र सामिक अली। तो ये हमारा हो गया पत्र लेखन। उम्मीद करता हूँ मैं भी आपसे कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।